जी। तो आप सबका कल मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा कि वो सेलेक्टेड ही हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो कि मॉडरेट हैं, जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इंटरव्यू उनका भी अच्छा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कुंदन कुमार। और मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से। और यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की जानकारी देने के लिए आया हूँ जो कोर्ट से रिलेटेड है जनरली। सर तो बाकी आपको सब कुछ बता दिए होंगे, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। काइंडली वॉल्यूम को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। एक कहावत है हिंदी में कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करिए तलवार का, पड़ा रहन दीजिए म्यान। सो डैट मेरा एज मत देखिएगा। चलिए ठीक है। तो बाकी सब कुछ तो आपको सब सर बताए ही होंगे और आप खुद से भी प्रिपेयर किए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो बेसिकली मैं आपको कोर्ट से रिलेटेड जानकारी दूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जानकारी दूंगा। ठीक है, बाकी सब तो आप लोग अदर सब्जेक्ट्स में तो आप लोग खुद ही मास्टर्स होंगे, निकाले हुए हैं। अगर पीटी और मेंस तो अच्छा नॉलेज तो होगा एज पर माय ओपिनियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप देख लेंगे। ठीक है, जो कि आपका स्लैब में भी दिख रहा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई ऑडिबल टू ऑल? तो इसको आप ना एक ना, मैंने इस प्रकार से कॉन्साइज करके बनाया है एक्चुअली। चलिए अब तो ठीक, खैर आवाज जा रही है मेरी? ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ पीडीएफ बना के सर को दिया और सर ने उसको अपना कर दिया है सही से, ताकि वो आपको मिल जाए नोट्स के रूप में। मैं एक एकदम जाते वक्त भी आप अगर देख लेंगे सारी चीज़ों को, सब चीज़ का एकदम अच्छे से बना दिया कॉन्साइज करके। देखिए जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, तो एक बार मैं आपको सब कुछ पहले दिखा देता हूँ, ओवरव्यू करवा देता हूँ आपको सारी चीज़ों का। ठीक है, आवाज़ नहीं जा रही है लेकिन। हेलो? नहीं आ थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, हाँ। आई थिंक आवाज़ जा रही है, आई थिंक, है ना? ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी। मेरा टाइम था 10 बजे से, और आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रिपेयर करते करते मुझे काफ़ी समय लग गया और मैं 11 बजे पहुंचा हूँ। उसके बाद फिर सर को दिया कि उसको सही से एक बार आपके स्क्रीन पे वो आ जाए अच्छे से। तो फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या प्रिपेयर्ड किया है। ठीक है, आर्टिकल्स मैंने प्रिपेयर्ड किए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। कल मैंने कई सारे लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने तो आप में से जवाब दिया, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली बहुत सारे स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाए, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में बता नहीं पाए। तो उसको मैंने एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ये पूरा हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स है। ठीक है, एकदम लोअर लेवल से, चाहे वो सिविल मामले हो या क्रिमिनल मामले हो, दोनों मामले का जो कोर्ट्स जैसे प्रोसीडिंग चलती है, तो सारी हायरार्की मैंने लोअर कोर्ट से लेकर, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की हायरार्की मैंने लिख रखी है। तो अपर टू लोअर लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। उसको आप अपना नोट्स पे जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद फिर समरी मैंने उसका लिखा है ताकि आप एक बार जाते हुए सिर्फ देख भी लें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कल बार बार एक सवाल पूछ रहा था, डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या तो बता ही नहीं रहे थे, और कुछ बता रहे थे सही और कुछ गलत बता रहे थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने प्लेस्ड कर दिया है। पीडीएफ हिंदी में एक्चुअली मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, और आप समझ जाएंगे। तो आप खुद से आप पेन पेपर लेके आए हैं ना, तो अभी नोट्स बनाते हुए चलिए ना, दिक्कत क्या है। देखिए एक चीज बता देता हूँ, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में लोअर कोर्ट्स में तो जो रीजनल लैंग्वेज है वो चलता है। जैसे बिहार का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी चलेगा बिहार में। हाई कोर्ट में इंग्लिश चलता है सारे, चाहे वो बिहार का हाई कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट, या फिर बंगाल का हाई कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, इंग्लिश ही चलता है। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही चलता है, ठीक है। हालांकि देखिए और भी चीजें हैं, कई सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसलेटर रखने का भी एक प्रावधान है, लेकिन जनरली रहता नहीं है ट्रांसलेटर, उसको मंगाना पड़ता है। तो सो डैट थोड़ा सा इंग्लिश में, और ऐसे भी आप वहाँ जब वर्क करेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में आपको काम करने पड़ेंगे, इंग्लिश में भी काम करना पड़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ों को देखिए यहाँ इन शॉर्ट में मैं सब कुछ कंप्लीट करके लिखा हूँ। सिविल कोर्ट्स है तो प्राइवेट रॉन्ग है, राइट्स है, उसके रेमेडीज है। तो मैं, अच्छा देखिए, जिनका भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मैं उनको इतने अच्छे से समझा दूंगा और अभी ही उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लीगल टर्म फॉर यूडीसी क्लर्क इंटरव्यू। मैं यहाँ पे देखिए, कल बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ रहा था एफआईआर क्या होता है, कोई नहीं बता पा रहे थे। चार्जशीट मैंने किन्हीं से भी नहीं पूछा। समन के बारे में मैंने पूछा था, हाँ, वारंट के बारे में मैंने पूछा था, जो कि नहीं आप लोग बता पाए। नोटिस के बारे में मैंने पूछा था, जो कि हाँ कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए, सारे लोग, कुछ लोग बताए भी है। ये है इंपॉर्टेंट लीगल टर्म जो आपको वहां जनरली देखने के लिए मिलेंगे। जब आप क्लर्क बनेंगे तो वहां इसी सब टर्म से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। और एक बात और, इंटरव्यू में भी यही सब चीजें पूछी जाने योग्य है, ठीक है। और एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, आई थिंक वो जज लेने वाले हैं ना। हाँ, तो एक चीज जान लीजिए, प्रिंसिपल सेशन जज हैं तो वो लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो मैं आपको नोट्स लिख के दे रहा हूँ ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट लीगल टर्म आपको लिख के दे रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा कमांड अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप कि इससे पूछा जाए आपसे सवाल। यहाँ पे फिर मेन ड्यूटीज ऑफ यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। यहाँ आप लोगों को, आपको ड्यूटी ही नहीं पता था कि मुझे वहां जाके करना क्या है। आप जिस चीज को ज्वाइन करने वाले हैं वही आपको पता नहीं है कि हम किस चीज का के लिए जा रहे हैं, किस चीज के लिए हायर मुझे किया जा रहा है, तो फिर वहां जाके करेंगे क्या। तो उन चीजों को भी मैंने अच्छे से डिटेल्ड वे में लिखा है। देखिए बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपको शॉर्ट में भी बता दूंगा, ठीक है, और उन्हीं चीजों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। कैन यू प्लीज, किस चीज का शॉर्ट फॉर्म, लीगल टर्म का शॉर्ट फॉर्म, बीएनएस वगैरह। एक्चुअली मैं उसको बोलते बोलते ही समझा दूंगा। आपने सही से देखा नहीं। देखिए धारा वगैरह, आई थिंक धारा नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धारा इसलिए, ऐसे कॉमन जो धाराएं हैं वो पूछी जा सकती है। जो कॉमन धाराएं, जैसे पहले 302 था मर्डर के लिए, ठीक है, तो अब 101 हो गया। तो ये सब कॉमन धारा है जो हो सकता है कि पूछा जाए, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। जो प्रोसीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछा जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। और आपने जो कहा इंपॉर्टेंट लीगल टर्म, तो मैं सारे लीगल टर्म को डाल दिया हूँ। आप देखे नहीं सही से, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, लिमिटेशन के बारे में पूछ रहा था, ठीक है, रजिस्टर ऑफ केसेस, रिकॉर्ड रूम, केस डायरी, और बाकी बीएनएस वगैरह ये सब तो मैं आपको बोलते बोलते बता दूंगा। उन चीज़ों के लिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। यही सारे लीगल टर्म हैं जो कि बेसिकली पूछे जाएंगे आपसे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज यू नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं एंड 22 पार्ट्स हैं।
ठीक है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट जो है भारत और राज्यों के संघ के बारे में, सेकेंड भाग जो है नागरिकता के बारे में है, और थर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये 6 प्रकार के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। अब इसको एक बार हिंदी में भी मैं बता देता हूं। ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। ठीक है, अगर हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर मिस करूं तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यही है हमारा 6 अधिकार। ठीक है, एक और अधिकार था आर्टिकल 31 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जो 300A में चला गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। चलिए, फिर उसके बाद है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये बेसिकली स्टेट के द्वारा लोगों के वेलफेयर के लिए, स्टेट कौन है, स्टेट यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी जो हमारे लिए नीतियां बनाता है, ठीक है, तो वो सारी जो नीतियां होती है हमारे वेलफेयर के लिए, वो सारे नीति निर्देशक तत्व के ही अंतर्गत, नीति निर्देशक सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, उसमें आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेंगे, आर्टिकल 40 को देख लेंगे, आर्टिकल 42 को देख लेंगे। ठीक है, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। आर्टिकल 40, 42 इन चीजों को देख लेंगे, आर्टिकल 44 को देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स को आप देख के ही जाएंगे। आर्टिकल 44 को मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, कल इंटरव्यू है, आज मैं क्या ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना, बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से एक बार देख सके। 18-19 को है, अच्छा आपका टाइम है, लेकिन 8 वाले लोगों का टाइम नहीं है। अच्छा, तो कम से कम आप देख लेंगे खुद से भी। ठीक है, उसके बाद फिर 36 से 51 तक हमारा डीपीएसपी है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक है आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। टोटल हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 11। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी ऐसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 72 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इस प्रकार के एग्जाम्स में, इंटरव्यू में पूछा जाने योग्य क्वेश्चन है। आर्टिकल 72, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। ठीक है, तो बेसिकली क्षमा दान की शक्ति, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के तरफ से जो क्षमादान की शक्ति होती है। अच्छा, इसमें कोई भी पनिशमेंट हो, इवन पनिशमेंट अगर डेथ का भी है, डेथ पेनल्टी भी अगर किसी को, तो उसको भी पार्डन करने का पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो पावर राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेंगे आर्टिकल 72 के। फिर है आर्टिकल 110, 110 आर्टिकल है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल उसको बोलते हैं धन विधेयक। तो 110 आर्टिकल में है धन विधेयक, उसको एक बार देख लेंगे। 112 में है बजट, यूनियन बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन बजट बोलते हैं। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिहार का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ठीक है, हालांकि स्टेट का अलग है और सेंटर का अलग है, ये सेंटर वाला है। फिर आर्टिकल 123, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 123, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। बेसिकली ऑर्डिनेंस पास, अध्यादेश जारी करने का पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप। फिर आर्टिकल 143, 143 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेता है किसी भी
केस के किसी भी लॉ के बारे में जानकारी उससे ले सकता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 148 जो कि CAG के बारे में बात करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बात करता है। ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे ये सब रिमाइंड करने वाली है, बस वन लाइन एक बार थोड़ा सा देख लिए बस हो गया। हाँ, इसका सारे चीज का PDF रहेगा। सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं ले सकता, सलाह दे सकता है। नहीं नहीं, सलाह लेता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। फिर है आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रीट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, जब हमारा राइट वायलेट होता है, जब हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास ज्यादा जुरिडिक्शन है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास? हाई कोर्ट के पास ज्यादा जुरिडिक्शन है। लोग सोच लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा, अच्छा भाई सुप्रीम कोर्ट को ही बोल लेते हैं, हाई कोर्ट के पास एक्चुअली ज्यादा पावर है। ठीक है, तो आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रीट्स। आर्टिकल 32 भी हम लोगों का जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, सेम चीज के लिए, सेम चीज के लिए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को 5 ही प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है। फिर आर्टिकल 243 प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 243 है पंचायती राज। इसको थोड़ा सा बस एक बात रिमाइंडली थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप। पंचायती राज 243, आर्टिकल 243 पंचायती राज। ठीक है। आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वित्त कमीशन, वित्त विभाग, हाँ, वित्त आयोग, हाँ ठीक है। तो 280 है, आर्टिकल 280 है वित्त आयोग। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 300A, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, अभी क्या है? संवैधानिक अधिकार है वो। ठीक है। उसके बाद नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें मेंशन मैंने ऑलरेडी कर दिया, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। आर्टिकल है 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप BPSC का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं, आप कलर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इस बात को रिमाइंड करिए कि आप कलर का ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। आर्टिकल 324, ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, उसके पावर्स, उसके फंक्शंस, कैसे फंक्शन करेगा। 324 में, आर्टिकल 324 में बेसिकली इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 356 है, वो किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट्स रूल जो स्टेट में इंपोज किया जाता है जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, जब राज्य का मशीनरी फेल हो जाता है तो उसको, उसमें प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जाता है। राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन। उसके बाद आप लोग और भी दो पढ़े होंगे कि हाँ, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात। ठीक है। 352 और 360, आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट, संशोधन करने का पावर है 368 में, संशोधन करने का पावर है किसको? पार्लियामेंट को है। ठीक है, संसद को पावर है कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, किसी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं? अच्छा एक सेकेंड, ऐसे बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ हाँ, आप बोल लीजिए। अच्छा, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बाकी वो परिवर्तन कर। तो ये मूलभूत संरचना जो आप बोल रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये किस केस में आया है? केशवानंद भारती केस में आया है। जो मूल जो आपने अभी कहा ना, मूल संरचना सिद्धांत, वो किस में आया है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंद भारती केस में आया है। चलिए ठीक है। उसके बाद है 368 हो गया। आर्टिकल 370 हम लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसको एब्रोगेट कर दिया। अच्छा, पूरी तरह से एब्रोगेट नहीं किया गया है उसको। ठीक है, उसके कुछ क्लॉज को रहने दिया गया है क्योंकि 370 के ही तहत वो जम्मू और कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए पूरी तरह से उसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, उसका जो उसको स्पेशल स्टेटस दे रहा था सिर्फ उसको एब्रोगेट किया गया है। ठीक है, उसी में एक और भी क्लॉज था 35A, ठीक है, उसको भी 2019 में ही एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके बाद आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स। हम लोग जानते होंगे कुछ स्टेट में स्पेशल प्रोविजन है, सेवन सिस्टर्स में बेसिकली, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ कुछ क्षेत्रीय जो वहाँ का लोकल बॉडीज है उसको पावर इंपावर किया गया वहाँ के लोकल कानून को अमेंड करने के लिए, बनाने के लिए भी। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए ही मैं डाला हूं। ठीक है, आप लोग को तो बाकी सारा कुछ पता होगा ही। उसके बाद है हायरार्की ऑफ द कोर्ट। टॉप लेवल पे हायरार्की में हमारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हायरार्की मतलब उसको कह लीजिए अनुक्रम, हाँ अनुक्रम, हायरार्की। तो हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, स्टेब्लिश किस आर्टिकल के अंडर हुआ है? 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 124 में किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, उसके फंक्शन, उसके पावर के भी बारे में 124 में बताया गया है। ठीक है, द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया की। उसके बाद हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जैसे डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, अगर दो राज्यों के बीच में अगर विवाद हो तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। ठीक है, अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट की कोई भी मान लीजिए किसी के खिलाफ अगर ऑर्डर आ जाता है किसी भी केस से रिलेटेड, तो वो व्यक्ति कहां जाके उस केस को अगला फाइल करना चाहेगा? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि लास्ट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के ही पास है फाइनल जुरिस्डिक्शन देने का। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली उसको फाइनल जुरिस्डिक्शन नहीं कहेंगे। पार्डन, क्षमादान की शक्ति इज नॉट फाइनल जुरिस्डिक्शन। अगर मान लीजिए कि दो स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन दे दे, तो क्या उसको हाई जो प्रेसिडेंट है उसको हटा सकेंगे? क्या नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, क्या 72 में है? हाँ, क्षमादान तो राष्ट्रपति करता है, क्षमादान राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट क्षमादान थोड़ी करेगा। वो तो जो लॉज है उसी के अनुसार पनिशमेंट देगा, क्षमादान भूल जाइए। चलिए ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब जो सलाह देता है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, उसी को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ठीक है, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सीजीआई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? बी.आर. गवई। ठीक है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे लिटिल मिस्टेक हो गया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, हाई कोर्ट्स, जो कि स्टेट लेवल पर जो जुरिडिक्शन की अथॉरिटी होती है हाई कोर्ट्स, उसके बारे में तो थोड़ा सा मैंने उसको अच्छे से कॉन्साइज नहीं किया, और नीचे भी दिया तो मैंने बोला तो वो भी बोले टाइम नहीं है, लेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐड कर देंगे। ठीक, अच्छा ठीक है। तो हाई कोर्ट्स कहता है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस यहाँ तक तो हो ही चुका है ना जी, हाई कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल पे हेड। अच्छा, सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट हैं क्या? नहीं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, तो बहुत सारे, हाँ हाँ, यूपी में दो, कौन कौन सा? हाँ, एक्चुअली है एक ही। ठीक है, उसका दो अलग अलग बेंच है, बेंच है अलग अलग, है एक ही। ठीक है, हाई कोर्ट्स, ठीक है, इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 114 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 214 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स। कुछ पूछना है आपको? ठीक, अच्छा, यूनियन टेरेटरीज में हाई कोर्ट है, यूनियन टेरेटरीज दिल्ली में हाई कोर्ट है। ठीक है, और चंडीगढ़ का तो खैर चंडीगढ़ में है ही। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बारे में बेसिकली आपसे, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बेसिकली जितना भी एक उस स्टेट में कोर्ट है, ठीक है,
तो उसका जो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, हाई कोर्ट के ही अंतर्गत आ जाता है। सारा जितना कोर्ट है, अगर कोई स्टेट में जो कोर्ट है, जैसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोर्ट है, ठीक है, तो वो पटना हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी रीट पिटीशन वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट। पहले मैंने आपको क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है, ठीक है, जो कि गांधी मैदान में है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पटना का, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसमें जो होते हैं, और इसके हेड यही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हेड भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हमने कई सारे लोगों से ये सवाल भी पूछा था, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सिविल कोर्ट, तो कौन है वो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही उसके हेड होते हैं, ठीक है। आप देखिए सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट जज उनको कहा जाता है, ठीक है। क्रिमिनल साइड में सेशन जज उनको कहा जाता है। अच्छे से सुनिएगा, क्रिमिनल दो प्रकार के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस। सिविल केसेस दीवानी मामले और फौजदारी मामले, इंग्लिश में क्रिमिनल केसेस को फौजदारी मामले बोलते हैं। अब जो सिविल मामले हैं, ठीक है, उसमें कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड है, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और क्रिमिनल केसेस है तो सेम व्यक्ति को सेशन जज कहा जाता है, ठीक है। ऐसे वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वही दोनों अथॉरिटीज के हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अब क्रिमिनल साइड में सेशन जज, उसी चीज को मैं बोल भी रहा था, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट की अब मैं बात करता हूं। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि पटना गांधी मैदान में तो कोर्ट है ही, उसके साथ साथ गायघाट में भी कोर्ट है, आप देखे होंगे बहुत सारे, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद दानापुर में भी कोर्ट है। तो ये सारे के सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ठीक है। अब उसमें एडीजे होते हैं, ठीक है। ऐसे एडीजे वहां भी मिल जाएंगे गांधी मैदान वाले कोर्ट में भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उससे नीचे होते हैं एडीजे, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब एडिशनल सेशन जज है ये क्रिमिनल मामलों के लिए, ठीक है। आप जब कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा एडीजे, साथ में एएसजे दोनों वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए सिविल जज है सीनियर डिवीजन। सिविल जज की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसके पहले वाले स्लाइड पे मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। सिविल केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ठीक है। उसके बाद सिविल जज के बाद सॉरी सिविल जज सीनियर डिवीजन हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन हो गया। अब सिविल जज हो गया, उसमें जूनियर डिवीजन है फिर, ठीक है। उन्हीं को फिर मुंसिफ भी कहा जाता है। आप लोग कोई किन्हीं का वाद वगैरह चल रहा होगा तो पहले मुंसिफ कोर्ट में ही वाद दर्ज होता है, मुंसिफ कोर्ट में ही वाद दर्ज होता है, ठीक है। ये सारे सिविल मैटर्स को देखते हैं। सिविल मैटर्स दीवानी मामले जैसे जमीन जायदाद के मामले, ये सब दीवानी मामले होते हैं, ठीक है। इवन अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, मैं आगे आने वाले स्लैब में सब कुछ लिखा हुआ है, अभी समझाने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है। सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट सब कौन से होते हैं, ठीक है। फौजदारी सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन कौन से होते हैं, तो फौजदारी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको सीजीएम बोलते हैं, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं किनके बाद, एडीजे के बाद कौन होते हैं, सीजीएम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, ठीक है। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रिमिनल केसेस में। विलेज लेवल पे भी होते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो विलेज लेवल पे होते हैं, विलेज लेवल पे लोक अदालत। लोक अदालत बेसिकली कोर्ट में भी लगता है, ठीक है। साल में 3 बार लगता है लोक अदालत, ठीक है। लोक अदालत में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कोई बिजली चोरी में किसी के ऊपर केस बन गया, ठीक है, या आप कोई बैंक से लोन लिया, कुछ सर्टेन लोन दे नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लोक अदालत में, लोक अदालत से बेसिकली नोटिस भेजा जाता है पार्टी को, और फिर पार्टी आती है उसी सेम डेट पे जिस दिन लोक अदालत लगता है और उस मामले का निपटारा होता है। तो लोक अदालत फॉर क्विक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। फिर है न्याय पंचायत गांवों में, उसी को ग्राम पंचायत भी कहा जाता है, न्याय पंचायत को भी ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो कि विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। जो कि अब कोई एक चाटी मार दिया किसी को तो उसके लिए कोई केस तो करने जाएगा नहीं, ठीक है। तो भाई गांव में पंचायत में बैठ के चलो ठीक है उठक बैठक कर लो, ठीक है।
अगर कोई बंटवारा करना है तो पंचों को बुला के और उसके बाद बंटवारा कर लिया जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ग्राम पंचायत के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स को। आई थिंक हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर किन्हीं को कुछ डाउट है मन में तो पूछ सकते हैं हायरार्की ऑफ द कोर्ट से। हाँ, तो लैंड लैंड डिस्प्यूट के ही बारे में तो मैं बता रहा था इतना देर से। सिविल कोर्ट्स जितने भी मैं एग्जांपल दिया सिविल कोर्ट्स के, ठीक है, सारे लैंड डिस्प्यूट। हाँ, तो सिविल सिविल डिस्प्यूट जो होता है ना वही दीवानी है, हिंदी में उसको दीवानी मामले। कुछ नहीं, इन्हीं कोर्ट्स में मामले जाने हैं। हाँ, रेवेन्यू कोड भी है, रेवेन्यू कोड भी है। रेवेन्यू कोड आप मत पढ़िए, जो मैं आपको बता रहा हूं उसी को पढ़िए, ठीक है। तीन प्रकार से देखे जाते हैं बेसिकली, रेवेन्यू, ठीक है, उसके बाद सिविल मामले, उसके बाद फिर क्रिमिनल मामले, ठीक है। रेवेन्यू को मैंने जानबूझकर मेंशन नहीं किया है, यही जो मेन मैं आपको बता रहा हूं यही आप लोगों को जाके वहां पूछा जाएगा, रेवेन्यू से नहीं आपको पूछा जाएगा। क्या, कहाँ आप देख रहे हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्चुअली सिविल मामले के लिए है, सेशन कोर्ट सेम वही। हाँ, तो सेशन कोर्ट जो है ना बेसिकली क्रिमिनल मामलों के लिए होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है सिविल मामलों के लिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट लिखा हुआ है, उससे जो नीचे है, अब यहाँ पे अच्छे से एक बार समरी देख लीजिए, सबसे आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समरी ऑफ द कोर्ट हायरार्की इन इंडिया, टॉप टू बॉटम। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, ठीक है, उससे नीचे क्या है? हाई कोर्ट है, ठीक है, उससे नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है। अब दोनों मामले के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे सिविल मामले के लिए, सेशन कोर्ट कहेंगे क्रिमिनल मामले के लिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद फिर उसके नीचे है सबऑर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, सबऑर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। अब विलेज लेवल पे जो कोर्ट है उसको ग्राम पंचायत या लोक अदालत या फिर न्याय पंचायत कहते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लोक अदालत का जो मामला होता है ना बहुत इजीली दोनों पार्टीज आया, ठीक है, दोनों पार्टी को मध्यस्थता करके मामले को निपटारा कर दिया जाता है। मध्यस्थता में एक एडवोकेट होते हैं, उसका पैनल बनता है बेसिकली, उसका पैनल बनता है। उसका क्या, उसका देखिए, एक होते हैं जो प्रिंसिपल जज होते हैं, एक होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हेड होते हैं। जैसे अगर पटना डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो एक ही डीजे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज एक ही है। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एज पर द डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन एंड एरिया उसके अनुसार डिसाइड होता है। डिसाइड क्या होता है? अगर बिहार सरकार ज्यादा वैकेंसी लाएगी तो ज्यादा एडीजे साहब होंगे, अगर कम वैकेंसी लाएगी तो कम एडीजे साहब होंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो एडीजे की संख्या डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। कोर्ट में एक्चुअली लोअर कोर्ट्स में जज साहब का टाइम ऐसे फिक्स रहता है कि बेल इतने से इतने टाइम तक सुनेंगे, अपील इतने, मतलब सब चीज का हाँ टाइम फिक्स रहता है, बट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। देखिए क्या चीज, 62 साल है हाई कोर्ट के जज साहब के लिए मैक्सिमम एज, और 65 साल है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के लिए मैक्सिमम एज। क्या, लोअर कोर्ट के लिए 60 साल। हाँ, अगर कोई डीजे से रिटायर कर रहे हैं तो 60 साल में रिटायर कर जाएंगे। हाँ, कुछ बता देंगे, सबका पहले स्लैब तो खत्म हो जाने दीजिए। उसके बाद है नेचर ऑफ द केसेस। मैंने आपको कहा था, ठीक है, मेनली आप मान के चलिएगा, ठीक है, सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर के केसेस, ठीक है, जो कि मैं इतना बोलते बोलते तो काफी समझा दिया हूँ कि सिविल नेचर के केसेस उसको दीवानी मामले के जो जमीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसको सिविल नेचर के केसेस कहते हैं, जो फौजदारी मामले से रिलेटेड केसेस होते हैं उसको क्रिमिनल केसेस कहते हैं, ठीक है। अब उसी का सिविल कोर्ट में एग्जांपल आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेज। अब अच्छा, बिहार में एक चीज और मैं देखता हूँ, ठीक है, आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी बिहारी, ठीक है, पहले डिस्क्लेमर जरूरी है। तो बिहार में एक चीज क्या देखता हूँ कि कोई किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, सब मनमाना रवैया अपनाता है, ले लिए पैसा ना देंगे जाओ
साइन कर ही दिए हैं, क्या उखड़ जाएगा। लेकिन ऐसा है बेसिकली लॉ में अच्छे से अगर इम्पोज, ऐसे तो इम्पोज होता ही है, लेकिन कहते हैं कि सर्ट इतना टाइम लग जाता है ना, डिले जस्टिस इज डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक शब्द आता है, ठीक है, कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब होता है कि देर से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। तो अगर कोई मान लीजिए कि किसी से अगर 50,000 रुपया लिया और 20 साल में डिसीजन आए, अब 20 साल में वो 50,000 का जो वैल्यू है ना, मनी क्या होता है, डिवैल्यूएट होता है, पता चला 2,000 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट ट्रायल कोर्ट्स होना चाहिए। इसके लिए मुझे भी थोड़ा कोर्ट से शिकायत रहता है। डाइवोर्स के मामले भी सिविल मामले के अंतर्गत आते हैं। पार्टीशन सूट, जो जमीन टाइटल पार्टीशन सूट भाइयों में बंटवारा हो रहा है या दो पार्टीज के बीच में बंटवारा हो रहा है, तो वो सारे के सारे सिविल डिस्प्यूट है। फिर रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी की ही अभी मैं बात किया कि कोई किसी से पैसे ले लेता है, तो हाँ वो सारे के सारे सिविल डिस्प्यूट में आता है। इंजक्शन, कल मैं कई सारे लोगों से एक सवाल किया था इंजक्शन के बारे में, ठीक है। इंजेक्शन बेसिकली तब लगाया जाता है जब मान लीजिए कि कोई सर्टेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसके फेवर में होगा अभी पता चला नहीं है, लेकिन डर है कि हो सकता है कि वहां कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए या प्रॉपर्टी को बेच दे, तो इसके लिए इंजेक्शन कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है। और जो अगेंस्ट पार्टी होती है, जो अपोजिट पार्टी होती है, वो लेके आती है, ठीक है, और फाइल करती है कोर्ट में केस को, और इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है अगर उसको लगता है कि ये मामला क्या है, विवादित है तो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िएगा ना, तो उसमें वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको शून्य माना जाएगा। अगर कुछ आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि मैं फला जगह से लाऊंगा हीरोइन और आपको दूंगा, 5 साल तक आप दूसरा से हीरोइन नहीं खरीदेंगे, ठीक है, और आप जो है सब जगह सप्लाई उसको कर दीजिएगा नशे के बाजार में, तो इस टाइप का क्या है कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। फिर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जिसको शून्य घोषित किया जाता है। ये थोड़ा सा आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, एक ब्रॉड क्वेश्चन है, ठीक है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। फिर है क्रिमिनल कोर्ट्स डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड सोसाइटी। विल यू प्लीज कीप क्वाइट। क्रिमिनल कोर्ट्स में आप जनरली डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड सोसाइटी। कोई भी देखिए क्राइम कमिट होता है ना, तो वो माना जाता है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में है, ठीक है, क्योंकि उससे भय फैलता है ना। किसी का मर्डर हो गया तो सिर्फ सर्टेन व्यक्ति का मर्डर नहीं हुआ, उससे और भी लोग जो है अफेक्टेड होते हैं, सोसाइटी उससे अफेक्ट होती है, सोसाइटी में भय का एक वो माहौल बन जाता है, ठीक है, तो सोसाइटी उससे अफेक्ट होती है, स्टेट। इसलिए जो ऑफेंस अगर कोई होता है तो माना जाता है कि स्टेट और सोसाइटी के वो अगेंस्ट है, ठीक है, उसको पब्लिक रॉन्ग्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे कौन से मामले कहाँ डील होंगे, क्रिमिनल कोर्ट में डील होंगे। जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है। उसके बाद है पार्टी इन्वॉल्व, ये सब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सिविल सिविल कोर्ट में, अच्छा कल ये भी मैं पूछ रहा था, ठीक है, प्लांटिफ उसको बोलते हैं जो सिविल कोर्ट में प्लांट लेके आता है। अगर कोई सिविल कोर्ट में वाद को दायर करता है, तो वाद दायर करने वाले व्यक्ति को प्लांटिफ कहा जाता है, प्लांटिफ कहा जाता है, पर्सन हु फाइल्स द केस, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल होता है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट में केस फाइल होता है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है, पर्सन अगेंस्ट हुम केस इज फाइल्ड, ठीक है। उसके बाद है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में देखिए स्टेट होता है, ठीक है, थ्रू पुलिस या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पीपी होते हैं, पीपी साहब, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पुलिस भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कोई भी केस दर्ज हुआ, किसी ने भी केस दर्ज किया, ठीक है, तो वो स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, तो फिर स्टेट जो है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस में अपॉइंट करती है, ठीक है, और पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और अपना इंक्वेस्ट रिपोर्ट कोर्ट में सौंपती है, ठीक है। और किसके अगेंस्ट में सौंपती है, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। अक्यूज्ड किसको कहते हैं, अभियुक्त इसको हिंदी में कहते हैं। अक्यूज्ड उसको कहते हैं जिस पर आरोप लगाया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है।
नहीं, आप अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करते हैं तो किस टाइप का केस कर रहे हैं? आपका कोई राइट का वायलेशन होगा, ठीक है? तो क्रिमिनल केस देखिए, डिपेंड अपॉन केसेस, डिपेंड अपॉन केसेस की क्रिमिनल नेचर का है कि सिविल नेचर का है, ठीक है? स्टेट, अगर मान लीजिए स्टेट के वजह से आपका कुछ फिजिकल हार्म हुआ है तो क्रिमिनल केस के भी क्रिमिनल केस में उसमें जो अब स्टेट में जो उसमें लायबल पोजीशंस होंगे जिनके वजह से आपका नुकसान हुआ है, जो जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए कि कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसमें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, या किसी पुलिस के वजह से, कोई सर्टेन पुलिस ऑफिसर के वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, तो डिपेंड अपॉन कि किसकी लायबिलिटी बनती है उसको एक्यूज्ड माना जाएगा। कोर्ट का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट एंड प्रोवाइड रेमेडीज लाइक कंपनसेशन, इंजक्शन, रेस्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन। तो सिविल कोर्ट में जो है इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसी के इंडिविजुअल राइट का हनन ना हो, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स है, ठीक है, टू पनिश रॉन्ग, रॉन्ग जो कर रहा है, गलत करने वाला, रॉन्गडर्स, ठीक है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड डेटर क्राइम। अभी डेटर क्राइम ये शब्द पता है क्या है? डेटर क्राइम का मतलब हाँ, जघन्य अपराध कह लीजिए, मतलब अपराध को रोकने के लिए बेसिकली, ठीक है। देखिए, डेटर क्राइम का मतलब होता है अपराध रोकने के लिए, ठीक है। पनिश किसको करना है? जिसने गलती की है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन के लिए भी क्रिमिनल कोर्ट्स बने हुए हैं, या फिर क्राइम को रोकने के लिए। उसके बाद इसका आउटकम, ये सब आप ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है, ये सब तो खैर मैंने बहुत ज्यादा ही लिख दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है। चलिए, यहां पे देखिए दो शब्द है, ठीक है, इस दो शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। अब जितना भी सिविल कोर्ट्स गवर्न होता है ना, वो सीपीसी के थ्रू गवर्न होता है। जितना भी कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स है, वो किसके थ्रू गवर्न होता है? सीपीसी के थ्रू गवर्न होता है। सीपीसी कब आया है? 1908 में। अब सीपीसी के ही थ्रू सिविल कोर्ट गवर्न होता है, जो सिविल मामले हैं वो सीपीसी के ही थ्रू गवर्न होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है क्रिमिनल कोर्ट, ये किसके थ्रू गवर्न होता है? यहाँ पे लिखा हुआ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 2023 तक इससे गवर्न होता था, ठीक है। इन 2023 बीएनएसएस आ गया है। क्या आ गया है? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको आप नोट कर लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी के जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, ठीक है, 2023 में। और जितने भी क्रिमिनल कोर्ट है इसी से गवर्न होते हैं, बीएनएसएस से ही गवर्न होते हैं, ठीक है। बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों यही है इसका। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसका होता है, हाँ, 2023 में। अब अब देखिए, अच्छा, कोई भी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलता है तो पहले पनिशमेंट मिलता था आईपीसी में। किसमें मिलता था? आईपीसी में। इंडियन पेनल कोड उसको बोलते थे पहले, ठीक है। आज अभी भी इंडियन पेनल कोड ही बोलते हैं, लेकिन अब उसके जगह पे कौन सा आ गया है? बीएनएस आ गया है। अभी कौन आ गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये भी कब आई है? 2023 में आई है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। एक और था, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो क्रिमिनल जो मामले चलते हैं तो उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य कैसे प्रस्तुत होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है, उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट है। उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। उसके लिए क्या आया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यही तीन चेंजेज आप जो 2023 में आप सुनते होंगे कि चेंजेज हुआ है, तो यही चेंजेज हुए हैं। ये बीएनएसएस की बात कर रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। हाँ, एक और याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और, अभी मैंने क्या कहा?
पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। उसके जगह पे क्या आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब उसके जगह पे आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सब 2023 में ही है। चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्ट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के मामले, मेंटेनेंस के मामले, ठीक है, ये सारे के सारे मामले किसमें जाते हैं, सेक्शन 9। अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट का फाइल कर रहा है, किसी का पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है, तो पत्नी को लाने के लिए जो बात दायर किया जा रहा है, सेक्शन 9, तो वो सारे के सारे फैमिली कोर्ट में। क्या चीज, 498A, 498A, ठीक है, आईपीसी में ये था, ठीक है। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी। हाँ, अब बीएनएस पहले आईपीसी था, 498, ये इन्होंने जो चर्चा किया तो बेसिकली। अच्छा, फिर देखिए जो आपको पढ़ना है उसी पे ध्यान दीजिए ज्यादा, 498 आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप चिंता मत करिए। स्मॉल केसेस कोर्ट, फिर कॉमर्शियल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, जिसको आप सीजीएम कोर्ट भी बहुत सारा जगह पे रहता है, सीजीएम सीजीएम, ठीक है। फिर सेशन कोर्ट है, स्पेशल एसबीआई कोर्ट है, एनडीपीएस कोर्ट है, ठीक है। ये सारा क्रिमिनल कोर्ट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपील्स, अपील्स देखिए, सिविल कोर्ट अपील्स यूजुअली ऑन बोथ फैक्ट एंड लॉ, फैक्ट्स एंड लॉ, क्रिमिनल, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये एनडीपीएस एक्चुअली ये जनरली आप जैसे कोई ड्रग से रिलेटेड केसेस रहता है तो वो एनडीपीएस कोर्ट्स में जाता है। क्या चीज, हाँ, नारकोटिक्स ड्रग, ये उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीगल टर्म, अच्छा इसको थोड़ा बीवीआई मार्क कर लीजिए। आई थिंक आप में सभी से हो सकता है कि एक सवाल इससे जरूर पूछा जाए, ठीक है। एफआईआर, इसके बारे में मैंने बहुत बार क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा था, ठीक है। रिपोर्ट गिवन टू पुलिस अबाउट अ कॉग्निजिबल ऑफेंस। अच्छा, दो प्रकार के अपराध होते हैं, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है, संज्ञेय और असंज्ञेय, ठीक है। तो जो संज्ञेय अपराध हैं उसमें एफआईआर जो है, रिपोर्ट, रिपोर्ट दिया जाता है, किसको दिया जाता है, पुलिस ऑफिसर को, उसी को एफआईआर कहते हैं, ठीक है। अब आमतौर बोलचाल की भाषा में आप सीधा एक लाइन में ये वर्ड बोल दीजिएगा कि संज्ञेय अपराधों का जो रिपोर्ट पुलिस को दिया जाता है, ठीक है, वही क्या है, एफआईआर है, ठीक है जी। देखिए उस पर फिर डीप जाइएगा ना, संज्ञेय असंज्ञेय, तो फिर लंबा चला जाएगा लेक्चर, बहुत टाइम चला जाएगा। जैसे चोरी वगैरह संज्ञेय अपराध है, ठीक है, मर्डर, चोरी, ये सब संज्ञेय अपराध है, ठीक। नॉन बेलेबल इज अदर थिंग, अनदर थिंग है वो, नॉन बेलेबल, बेलेबल, दो प्रकार के अपराध वहां भी हैं, ठीक है, संज्ञेय असंज्ञेय, उसके बाद फिर बेलेबल, नॉन बेलेबल, तो वो सब कैटेगरी थोड़ी लंबी जाएगी, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। चार्जशीट किसको कहते हैं, अच्छा कोई भी एफआईआर दर्ज हुआ, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो वो क्या, किसी एक अधिकारी को, ठीक है, किसी एक अधिकारी को उसका चार्ज दे दिया जाता है कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है। आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन, एक एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर आप जो है इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो जो जिसको चार्ज मिला उसको आईओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब वो केस पे रिसर्च करना शुरू किया, तो वो डेली बेसिस पे जो रिसर्च करेगा केस में, जो इंप्रूवमेंट होगा वो किस में लिखेगा, डायरी में लिखेगा, उसको क्या कहेंगे, केस डायरी कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, केस डायरी, ठीक है। उसके बाद जब केस में सब कुछ वो इंक्वेस्ट तैयार कर लेगा, सब कुछ वो तैयार कर लेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, चार्जशीट तैयार करेगा, क्या करेगा, चार्जशीट तैयार करेगा, चार्जशीट तैयार करेगा, और ये कोर्ट में सबमिट करेगा। कोर्ट के द्वारा कोर्ट में उसको डायरी भी सबमिट करना और चार्जशीट भी सबमिट करना है, ठीक है।
अब देखिए उसी के दौरान क्या होगा, अगर पुलिस को लगेगा कि कोई सर्टेन व्यक्ति आरोपी हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति से जानकारी मुझे चाहिए, तो उसको नोटिस भेजा जाता है। नोटिस कोर्ट से भी भेजा जा सकता है या फिर पुलिस के भी द्वारा भेजा जा सकता है, और या फिर किसी सर्टेन अथॉरिटी या सर्टेन पर्सन के भी द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है। नोटिस का मतलब सीधा इतना होता है, किसी को किसी चीज के बारे में इत्तला करना, यही नोटिस है। ठीक है। अच्छा, समन, कोर्ट ऑर्डर टू अपीयर ऑन अ फिक्स्ड डेट। हम यही बोल रहे थे, समन कई दफा पूछ रहे थे कि समन क्या है। ठीक है, तो कोर्ट जब समन करती है तो किसी व्यक्ति को कहती है कि फला डेट पे आप कोर्ट में अपीयर होइए, कोर्ट में आइए, इस डेट पे जो है कोर्ट में आइए, उसी को समन कहते हैं। हाँ हाँ, कोर्ट द्वारा बुलाया जाता है। अब वारंट क्या है? अभी तो समन आप समझ गए कि कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है कि सर्टेन डेट पे आप आइए। अब वारंट क्या है? कोर्ट ऑर्डर ऑथराइजिंग अरेस्ट, मतलब बेसिकली जो है ना, अरेस्ट या फिर सर्च के लिए वारंट इशू किया जाता है। अब किसी सर्टेन व्यक्ति को अरेस्ट करना है, ठीक है, तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको कहा जाता है कि आप उसको अरेस्ट करके लाइए। और या फिर उसके अगर मान लीजिए कि किसी घर में कुछ सर्च करना है तो उसके लिए वारंट जारी किया जाता है। सर्च वारंट कोर्ट के द्वारा जारी हुआ, फिर वहां जाके सर्च वारंट के थ्रू वह क्या करेगा, सर्च करेगा और कोर्ट को रिपोर्ट देगा। अब यहां पे देखिए ऑफेंसेस बेलेबल और नॉन बेलेबल की हम बात किए थे। ठीक है, कुछ देर पहले एक स्टूडेंट संज्ञेय और असंज्ञेय की जब कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल की जब बात हो रही थी तो बोल रहे थे बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात, तो उसी में बेलेबल और नॉन बेलेबल की जो बात बोल रहे थे, तो ऑफेंसेस वेयर बेल इज राइट, ठीक है, ऑफेंसेस वेयर बेल इज राइट, वो बेलेबल ऑफेंस में आता है। अब जो पीटी ऑफेंसेस हैं, अब कोई एक चाट किसी को मार दिया तो उसके लिए क्या पुलिस अथॉरिटी अगर उसको गिरफ्तार करके लेके जाए, 6 महीना जो है गिरफ्तार करके रखे, इज इट फेयर और नॉट फेयर? इज इट नॉट फेयर ना? तो इसीलिए बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है कि कुछ ऐसे अपराध जिसमें कोर्ट में अपीयर होने के बाद बेल मिल जाएगी। ठीक है, कौन कह दिया आपको? डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर उसके ऊपर सिर्फ चाटा मारने का ही अगर धारा लगा हुआ है ना, तो बेल तो पक्का मिल जाना है उसका, चाहे अधिकारी को क्यों ना मार दे। अब अलग बात है कि वो आपके खिलाफ और भी धाराएं लगा देगा जो नॉन बेलेबल है। ठीक है, वो आपके खिलाफ धाराएं लगा देगा कि जो है प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का या फिर रोकने का, बहुत सारा धारा लगा के फिर आपको अंदर कर देगा। नहीं, चोरी का नहीं लगाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, थ्रेटन करने का बहुत सारा धारा आपके ऊपर लगा देगा। ठीक है, अच्छा ऐसे भी एक बात जान लीजिए, ठीक है, पुलिस अथॉरिटी को मारना नहीं चाहिए कभी भी, भूल से भी नहीं मारिएगा। ये गलती नहीं करिए कि अब कोई पुलिस वाला एक चाट मारा तो बदले में हम भी उसको खींच दिए। चलिए ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये है नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के लिए। ठीक है, अब नॉन वेलेबल ऑफेंसेस जैसे थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, ये सब नॉन वेलेबल ऑफेंस है, रेप। ठीक है, चलिए आगे, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस उसको बोलते हैं जैसे पुलिस कैन रजिस्टर एफआईआर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, वैसे केस जिसमें पुलिस जो है केस को एफआईआर को दर्ज करके और आरोपी को अरेस्ट कर लेती है बिना उसको वारंट दिए। ठीक है, वारंट कहां से प्राप्त होगा? कोर्ट से। ठीक है, तो कोर्ट के बिना वारंट के अगर वो किसी अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार करता है तो वो कौन सा अपराध कहलाएगा? कॉग्निजिबल ऑफेंस, इसी को संज्ञेय अपराध भी कहते हैं। अब कोई चोरी कर रहा है तो पता चला कोर्ट से जब तक वो ऑर्डर लेके आएगा वारंट, ठीक है, तब तक तो चोर अपना निकल लेगा। ठीक है, तो उसको धर के अपना जेल में, उसको अपना थाने लेके जाना है, फिर अपना अंडर 24 आवर उसको प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। चलिए, फिर है नॉन कॉग्निजिबल। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजिबल आपको तो बता ही दिए कि कोर्ट का ऑर्डर उसमें रिक्वायर होता है। अगर कोर्ट कहता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में कि हाँ इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, तभी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट आप लोग सारे लोग एफिडेविट कराए होंगे अपने अपने लाइफ में, कराए ही होंगे। कॉलेज वॉलेज में एडमिशन कराए होंगे तो एंटी रैगिंग ये वो एफिडेविट तो करवाए ही होंगे, नहीं कर कैसे करवाए होंगे। ठीक है, अ रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड ऑन ओथ बिफोर एन अथॉरिटी। अब ये क्या है? एफिडेविट। एफिडेविट जनरली जो है आप किसी को शपथ दे रहे हैं, ठीक है, शपथ कर रहे हैं
कि हाँ आप जैसे मान लीजिए कि एंटी रैगिंग वाला रहता, उसमें आप लिखा रहता कि आप किसी का रैगिंग नहीं करेंगे, जनरली जनरल भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। तो आप शपथ करते हैं कि हाँ मैं शपथ करता हूँ कि मैं किसी का रैगिंग नहीं करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसी को एफिडेविट कहते हैं। अब बहुत सारे टाइप के एफिडेविट होते हैं, उसमें नहीं जाइए आप। अब प्लांट क्या है? प्लांट हम पहले भी आपको समझाए थे, ठीक है। रिटेन कंप्लेंट बाय प्लांटिफ टू इनिशिएट अ सिविल सूट। कोई भी अगर सिविल केस को अगर स्टार्ट करना चाहता है, अगर उसको लगता है कि फलां ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, तो वो सिविल सूट लेके आएगा, ठीक है। और जो सिविल सूट दायर करेगा उस व्यक्ति को प्लांटिफ कहा जाएगा, और जो सूट दायर होगा उसको प्लांट कहा जाएगा। आप भी देखिए PIL जो आप बोल रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें अभी थोड़ा सा मत जाइए, ठीक है। वो सब पे अभी मत जाइए, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का अगर सवाल है तो उसके लिए PIL दायर किया जाता है। पेन, शुक्रिया। रिटेन स्टेटमेंट, रिप्लाई ऑफ डिफेंडेंट इन सिविल केस। अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई केस दायर किया कि मान लीजिए कोई सर्टेन प्रॉपर्टी है, अब मैंने प्लेंट दायर किया, ठीक है, मैं प्लेंटिफ हूँ, ठीक है। तो जो जो डिफेंडेंट होगा, जो अपोजिट पार्टी होगा मेरा डिफेंडेंट, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसका एक रिटेन स्टेटमेंट रिप्लाई देगा मेरे प्लांट का, वो रिप्लाई देगा उसको, रिटेन उसको कहते हैं रिटेन स्टेटमेंट। उतना ज्यादा आपसे तो नहीं पूछेगा। फिर डिक्री, डिक्री और ऑर्डर, यहीं पे लोग बोल रहे थे कि डिक्री भी सेम है ऑर्डर भी सेम है। याद आ रहा है आप में से कि कोई बोले थे मुझे कि डिक्री और ऑर्डर सेम है, पता नहीं कौन बोले थे, याद नहीं है मुझे। तो देखिए डिक्री उसको कहते हैं फाइनल जजमेंट इन अ सिविल केस। अगर कोई सिविल मामला है उसमें फाइनल जजमेंट आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। ऑर्डर उसको कहते हैं डिसीजन ऑफ द कोर्ट दैट इज नॉट अ डिक्री, वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो वो क्या है? ऑर्डर है। अगर फाइनल ऑर्डर है तो उसी को क्या कहेंगे? डिक्री कहेंगे। अब जजमेंट क्या है? ये वाला इधर खिसकेगा क्या? अच्छा कोई नहीं, ये है एक्चुअली रीजन डिसीजन ऑफ अ जज एक्सप्लेनिंग डिग्री और ऑर्डर। अब जजमेंट उसको बोलते हैं कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, या फिर कोर्ट ने कोई डिग्री पास की है। क्या क्या पास की है? डिग्री पास की है। तो वो क्यों ऑर्डर दिया या फिर क्यों डिग्री पास किया, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? जजमेंट कहते हैं। रीजन जो देगा उसी को क्या कहेंगे? जजमेंट। तो इसीलिए लोग बोलते हैं जजमेंट को पढ़ना चाहिए कि कोई कैसे कोई भी डिसीजन क्या क्यों आता है, ठीक है, उसके लिए रीजन जानना जरूरी है। तो जजमेंट आप पढ़िएगा तो उससे आपको रीजन पता चलेगा। फिर है एग्जीक्यूशन पिटीशन। अब एग्जीक्यूशन पिटीशन उसको कहते हैं फाइल टू इन्फोर्स अ डिग्री। मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई डिग्री पास कर दी मान लीजिए कि कोई मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ, ठीक है। अब 10,000 का मेंटेनेंस अलाउ हुआ, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर 10 मेंटेनेंस का केस फाइल किया, 10,000 का मेंटेनेंस कोर्ट ने अलाउ किया। अब हस्बैंड उसको फॉलो नहीं कर रहा, पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पिटीशन लाया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है। कोर्ट फी क्या है? कहते हैं फीस पेड ऑन डॉक्यूमेंट्स लाइक प्लेंट एंड अपील्स। तो जब कोई भी प्लेंट दायर होता है ना, तो उसमें जो है टिकट साटना होता है, कोर्ट फी साटना होता है, ठीक है, तो वही है कोर्ट फी। वकालतनामा क्या है? वकालतनामा या फिर वकीलनामा। वकालतनामा बेसिकली अगर मान लीजिए कि मुझे कोई केस दायर करना, मैं एक वकील नहीं हूं और मुझे लगता है कि मुझे एक वकील की जरूरत है इस केस को अच्छे से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए, तो वकालतनामा के थ्रू उसको इंपावर्ड किया जाता है कि आप मेरे बदले मेरे बिहाफ पे इस मामले को देखिए। चलिए, डॉक्यूमेंट authorizing an advocate to represent a party। एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑथराइज किया जाता है एक एडवोकेट को। बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी बॉन्ड। अब बेल बॉन्ड क्या है? अगर किसी को बेल अलाउ होता है, कोर्ट कहता है कि 10,000 गुने 2 बेलर अलाउ होगा, 10,000 गुने 2 दो बेलर लेके आइए जो 10,000 श्योरिटी का हो, ठीक है। तब उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 10,000 की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 10,000 की प्रॉपर्टी है, अब 10,000, अब मान लीजिए किसी का बाइक है, ठीक है, वो बेलर बन जाता है कि चलो ठीक है मेरे पास तो बाइक है, और बाइक का जो इंश्योरेंस है वो
80,000 का है, तो 2 बाइक के इंश्योरेंस वाले को लेके आता है, उसके बाद वो बेलर बन जाता है। ठीक है, तो बेल बॉन्ड एक्चुअली कहता है, बेल बॉन्ड उसी को कहता है जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है ना, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अक्यूज्ड, जो डॉक्यूमेंट अक्यूज्ड के द्वारा, जो अभियुक्त है किसी केस में क्या है, आरोपी है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बेल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, श्योरिटी टू इंश्योर अपीयरेंस इन कोर्ट, वो श्योरिटी देता है कि अगर मैं नहीं आया तो देखिए मैं इतना की प्रॉपर्टी आपको बॉन्ड के थ्रू अटैच कर रहा हूं। ठीक है, मैं भागूंगा नहीं कहीं। केस डायरी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, डेली रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्ड रूम क्या है। ठीक है, तो सेक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर ओल्ड या फिर डिलीवर्ड केसेस केस रिकॉर्ड आर केप्ट, ये बेसिकली नहीं पूछा जाएगा। जहां पे रिकॉर्ड सारा केस वेस का रहता है उसी को रिकॉर्ड रूम बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर ऑफ केस, कोर्ट क्लर्क मेंटेन रजिस्टर, सिविल या फिर क्रिमिनल या फिर मिसलेनियस केस। ठीक है, तो कोर्ट क्लर्क मेंटेन क्या करता, क्या मेंटेन करता है, रजिस्टर केस का। आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, यही करना है, रजिस्टर ऑफ केसेस जो मेंटेनेंस है ना, तो कोर्ट क्लर्क मेंटेन रजिस्टर्स। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड, पता ये लिमिटेशन पीरियड भी शायद आप ही लोग को चेक करना रहेगा, कुछ जगह जज साहब चेक करते हैं, ऐसे ये ज्यादातर काम जो है आप ही लोग को सौंपा जाएगा, लिमिटेशन पीरियड। अब देखिए कि कहता है, द लीगली प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट विद इन विच अ केस मस्ट बी फाइल्ड। आप मान लीजिए कि कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, ठीक है, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, कोई डिसीजन आया, इवन हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन आया, तो एक सर्टेन टाइम दिया जाता है कि इसी समय सीमा के अंदर जो आप हायर कोर्ट्स हैं उसमें किस केस के अपील को फाइल कर सकते हैं आप। ठीक है, उसी को लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। लिमिटेशन से भी मैंने बहुत बार बहुत लोगों से पूछा था। चलिए, मेन ड्यूटीज ऑफ यूडीसी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपर डिवीजन क्लर्क इन कोर्ट। ठीक है, इन कोर्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका बेसिकली काम क्या रहेगा, फाइल एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, रिकॉर्ड को अच्छे से मैनेज करना, फाइल को अच्छे से मैनेज करना, यह आपका वर्क रहेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर्ड करना, जैसे ड्राफ्टिंग सिंपल ऑर्डर्स, नोटिस एंड ऑफिस रिपोर्ट। ठीक है, टाइपिंग जजमेंट, ऑर्डर्स, समन, वारंट, आप ही लोग सब कुछ इशू करने वाले हैं कल। ठीक है, किसी को गिरफ्तार करना है केस में तो वारंट इशू आप ही लोग करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्डर्स, जजमेंट सब आप ही लोग का काम होगा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कल आप लोग का, आप लोग से दुश्मनी लेना कोई मामूली बात नहीं है। चलिए, केस प्रोसीडिंग्स सपोर्ट, अब केस का प्रोसीडिंग में आप लोग को सपोर्ट करना भी है। ठीक है, असिस्टिंग इन लिस्टिंग लिस्टिंग ऑफ केसेस बिफोर द कोर्ट, मतलब कोर्ट के सामने केस को लिस्ट करना, ये हो गया प्रिपरेशन, काउज लिस्ट, काउज लिस्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो काउज लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर एंटरिंग डेली प्रोसीडिंग्स इन द रजिस्टर, फिर डेली प्रोसीडिंग को रजिस्टर में आप एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी रहेगा, फिर आप उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप सारे लोग। ठीक है, कि आप लोगों का क्या क्या वर्क है। ठीक है, रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड कीपिंग, कम्युनिकेशन एंड क्या कोऑर्डिनेशन, हाँ पीडीएफ तो सब लोगों को आप लोगों को मिल जाएगा। क्या, कैन यू स्पीक लाउडर, आ जाएगा, उस सर को भेजना काम है, मेरा भेजना थोड़ी काम है। ये सारा आप ही लोग का वर्क है। ठीक है, अदर मिसलेनियस ड्यूटी। अच्छा, इन ड्यूटीज के अलावा आपको कोई काम दिया जाए ना, भूल के पर्सनल काम किसी का मत करिएगा। आप किसी के नौकर नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, किसी के पर्सनल नौकर थोड़ी हैं। सर बार बार ये चीज पूछे जा रहे थे, पूछे जा रहे थे। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन सर पूछ रहे थे कि सर का ओपिनियन अपना हो सकता है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप ये कह देते हैं कि हाँ इसके बाद अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, दैट इज नॉट फेयर। ये सही है क्या, नहीं है ना। अगर मैं क्लर्क बनता हूँ, कल का मैं एलएलबी कर लिया, ठीक है, किसी प्रकार अगर एजुकेशन लीव ले लिया और एलएलबी कर लिया, उसके बाद कल हो के मेरा जुडिशरी में रिजल्ट हो गया, क्या मैं जुडिशरी में ना जाऊं? ये क्या बात हुआ, क्या
इसका होना यही चाहिए कि मैं भविष्य की तो बात नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में इसमें हूँ। अगर बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं मुझे मिली देश को सेवा करने की, या फिर आप जो भी इस प्रकार से आप इसको डिस्क्राइब करें, तो मैं उस अपॉर्चुनिटीज को हाथ से नहीं जाने दूंगा। भाई क्यों जाने दूंगा हाथ से भाई? तो आप इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, आई होप कि यही सारी चीजें हम लोगों को कंप्लीट करानी थी, ठीक है। हम्म। एकदम। कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट जज है? ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज का नाम? देखिए मुश्किल है, ऐसे तो पूछा जाने योग्य सवाल नहीं है, ठीक है। किसी को भी पता नहीं होता कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट जज हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली डीएम साहब तक तो पूछे ही नहीं जाएंगे, उस स्टेट के कौन डीएम है, इवन ये भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ देखिए, पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर फिर ये पूछ दिया जाए कि फलना कोर्ट में फलना कलर कौन है तो फिर तो हो गया काम। क्या? नहीं, हाई कोर्ट स्टेब्लिशमेंट पूछा जाएगा, उसके अलावा कोई और स्टेब्लिशमेंट नहीं पूछा। क्या? क्यों? आपके ब्लॉक में कौन कर्मचारी सीईओ है अभी बताइए तो मुझे, कौन अधिकारी अभी सीईओ है बताइए तो नाम जरा। कोई जरूरी नहीं है, इतना डेप्थ में जाना दैट इज नॉट पॉसिबल। कल? उसके बारे में तो सर आप लोगों को बताएंगे, उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। इसके अलावा जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, देखिए, सिविल जज और मैजिस्ट्रेट में बोलिएगा तो फिर डिफरेंस है। सिविल जज सिविल मामले को देखता है, मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामले को देखता है। ये क्रिमिनल मामले को देखता है, ठीक है, ये सिविल मामले को देखता है। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? कैन यू स्पीक लॉर्डर? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक्चुअली देखिए, देखिए, एसडीएम और डीएम, ठीक है, इसको दो प्रकार का पावर मिला हुआ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ साथ कुछ कुछ जुडिशरी पावर भी मिला हुआ है। तो जब वो जुडिशरी का वर्क करता है ना, ठीक है, सुनिए ना, जब वो जुडिशरी का काम करेगा ना, तो वो जुडिशरी का पार्ट उस समय तक ही रहेगा, ठीक है। फिर जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा तो फिर एग्जीक्यूटिव बन जाता है, सेम व्यक्ति। रेलवे में भी कोर्ट होता है? हाँ, रेलवे कोर्ट होता है। भाई आप फाइन देखते हैं, टिकट विकेट नहीं कटाते हैं तो हाथ में बांध के मोटा मोटा रस्सा रेलवे कोर्ट में लेके जाता है, बिल्कुल रेलवे कोर्ट होता है। किन्हीं के दिमाग में कोई और सवाल है तो बताइए। नहीं, सिविल जज क्रिमिनल केस नहीं देखेंगे, उसके लिए मैजिस्ट्रेट है। मैजिस्ट्रेट में मैंने आपको बताया ना, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, है ना, बताया ना, फिर सीजीएम होते हैं। जी, हाँ, सिविल जज प्रमोशन बिल्कुल देखेगा फिर। हाँ, आप उसके पहले नहीं, जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है वही करेगा। अभी देखिए, मान लीजिए कि कोई दरोगा में मान लीजिए कि अपॉइंट होके जाता है, ठीक है, और फिर आगे चल के वो क्या बन जाता है, डीएसपी साहब बन जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में दरोगा का वो पावर थोड़ी है जो डीएसपी साहब का पावर है। जब वो डीएसपी बनता है तो उसका पावर भी अवेल करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। हम्म। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो बात कर रहे हैं ना, डीएसजे इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यही वो व्यक्ति है जो एक
जिले में सिविल मामला और क्रिमिनल मामला दोनों देख सकता है। हाँ, दोनों देख सकता है, और हेड भी वही है क्या? यही है तो प्रिंसिपल से संजय जी। खत्म हो गया सर। इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? कुछ ऐसे कुछ पीडीएफ मैं बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। अब यहीं रहना अभी। चलिए फिलहाल बैठिए, बैठिए 2 मिनट, बैठिए 2 मिनट। कहाँ साहब, 2 मिनट बैठिए ना, भूख लगी हम समझ रहे हैं। देखिए आप सर जो अभी क्लास ले रहे थे, जैसा मैंने पहला क्लास में भी आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि हम वकील साहब को लाएंगे आपके क्लास में, बोला था ना? बोले थे कि नहीं बोले थे? और निश्चित है कि हमसे एक आधा गुना बेहतर भाई वकील हैं तो पूरे कोर्ट के बारे में जानते होंगे, तो इसीलिए मैंने आप लोग का बढ़िया से हो रिजल्ट, इसलिए हम पूरे अपना जिसको क्या कहते हैं तन मन से लगे हुए, धन लगाने के लिए तो सर है ये हैं, तन मन हम लगाए हुए हैं, है ना? चाहते तो सर को ना बुला करके और हम लोग आपस में ऐसे ही लपेट लेते, यस, लेकिन हम सर को पूछे स्पेशली कौन बुलाया सर आपको, समझा रहा ना? तो सर को मैंने बुलाया है, किस लिए बुलाया? ताकि आपका रिजल्ट रुके, कहीं से कमी ना रहे, इधर तो किसी को ना रुकने ना देंगे। अब आईपीसी वगैरह हमारा पूछिएगा, है ना, तो मामला तो बहुत सारा चीज में हम फंस ही जाएंगे, क्योंकि हम तो कोर्ट से संबंधित आदमी, ना जेल ना कोर्ट गए हैं और ना कोर्ट के विशेष जाते हल्का फुल्का जानते हैं, लेकिन हम लोग हैं इंग्लिश से पूछिएगा ए से लेके जेड तक, आप थक जाइएगा क्वेश्चन कर करके, हिंदी में क्वेश्चन करके थक जाइएगा, ट्रांसलेशन में क्वेश्चन करके थक जाइएगा, आपका टिट फॉर टैट। हाँ, आज का जो सवाल है, इसीलिए मैं थोड़ा आगाह करने आया हूं कि आज का जो सवाल होगा, तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? आपका आज का जो इंटरव्यू होगा उसमें ट्रांसलेशंस भी पूछे जाएंगे, आपके इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, रीडर इसके पहले हुआ था ना, उसमें भी आया था ट्रांसलेशन वगैरह, तो उन सभी को देखते हुए आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो ट्रांसलेशन से भी 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, इंग्लिश से भी हो सकते हैं, हिंदी से भी हो सकते हैं, स्पेलिंग पूछे जा सकते हैं आपसे, ये सब जो है मेरे जिम्मेवारी में है ना? बाकी जितने भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले हैं सब पूछे जाएंगे, और बाकी है तो आपके पूरा से आज पूरे देखेंगे, पूरे इनसे बस यही रिक्वेस्ट है, और इनसे हम यही कामना करेंगे, उम्मीद करेंगे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ये देखेंगे आज, ठीक है ना? बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं, क्लियर है ना? एकदम जितना बढ़िया से इंटरव्यू दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जिसका इसका कल एग्जाम है, एकदम लहराते हुए मैसेज करना है एकदम कि सर गाड़ के आ गए हैं, है ना? क्या सही बात है? अरे एक बार बोलिए, सही बात है? सर को ला के अच्छा किए ना, ईमानदारी से बताइए, अच्छा किए ना? तब तो सर अभी शादी नहीं हुई है, शादी होगी तो बढ़िया मतलब मेहरारू मिलेगी ना आप लोग के आशीर्वाद से। तो चलिए आज का सेशन कुछ बोलना चाहेंगे? सर से 1 मिनट सुन लीजिए, बाकी आज का क्लास कहीं खत्म करेंगे, क्योंकि नवीन सर एकदम आप लोग लगे हुए थोड़ा हैं, सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है क्या? तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। 1:15 से आपका सेशन शुरुआत कर देना हम लोग। अभी 1 बजने में 10 मिनट देरी है, कितना देर है? 15 मिनट अभी है, 15 मिनट में आप लोग खा पी के इधर उधर रेडी हो जाइए। 1:05 से आपका इंटरव्यू चालू। बोलिए कोई दिक्कत? क्लास कब? कल का? अच्छा, इंटरव्यू में देखते हैं, टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा मैसेज। और क्लास में भी अब होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ना सोचेगा एक एक गीत गाते रहेंगे रोज रोज, हर दिन कुछ नया रहेगा। हाँ, पीडीएफ भिजवा देंगे टेलीग्राम पर आपके चैनल पे, साथी ग्रुप में। आप ही लोग का, आपका बहुत सुंदर है, आपका रिजल्ट होना है, क्या चिंता कर रही है, जाइए एकदम बढ़िया से। हाँ, वो भी आपको चला जाएगा, ग्रुप में बन रहा है नीचे में। बाकी एक बार नवीन सर से जाए उस शायद, हाँ
हाँ भाई दम रहेंगे अभी। ठीक है, पहले 8 से 12 लोग बुलाया जाएगा, उसके बाद दूसरा बुलाया जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, निकलिए सभी लोग, चलिए फटाफट।